नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी मामले में गिरफ्तार होने के बाद में जमानत के लिए क्या अच्छे आधार लिए जा सकते हैं। आज आपको उन सभी आधारों के बारे में, उन सभी महत्वपूर्ण आधारों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तारी होने के बाद में किस मामले में जमानत मिलेगी और किस मामले में जमानत नहीं मिलेगी, इसके बारे में सीआरपीसी की धारा 436 से 450 में बताया गया है, यानी कि अध्याय 33 में बताया गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी अन्य तक पहुंचे और वह भी जमानत के अच्छे आधारों के बारे में जान सके और समझ सके। दरअसल किसी भी मामले में जमानत के लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि सीआरपीसी के प्रावधान इस बारे में क्या कहते हैं। आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि सीआरपीसी के किन प्रोविजंस में जमानत के लिए बताया गया है, जमानत की प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया, तथा उसके बाद में मैं आपको जमानत के महत्वपूर्ण आधारों के बारे में बताऊंगा कि आप अपने केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अलावा क्या महत्वपूर्ण आधार जमानत के लिए ले सकते हैं। इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें तथा ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप इसे पूरा देखें, तभी आप इस वीडियो को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अच्छे आधारों के बारे में। अपराध दो तरह के होते हैं, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध, यानी कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। किसी भी अपराध में जमानत कराने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जमानती और गैर जमानती अपराध में अंतर क्या होता है। जमानती और गैर जमानती अपराधों के बारे में सीआरपीसी की धारा 2A में बताया गया है। अब जानते हैं कि किसी भी जमानती अपराध में जमानत के क्या आधार लिए जा सकते हैं। दरअसल सीआरपीसी के सेक्शन 436 सीआरपीसी के अंतर्गत कि जब भी जमानती अपराध का कोई अभियुक्त पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है बिना किसी वारंट के या कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह अपराधी यदि अपनी जमानत देना चाहता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है और यदि निश्चित समयावधि यानी कि 1 सप्ताह के अंदर वह अपनी जमानत देने में असमर्थ होता है, तो कोर्ट उसके खुद के जमानती मुचलके पर भी उस व्यक्ति को छोड़ सकती है। लेकिन जमानत जब्त होने जैसी और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जैसी प्रोसीडिंग्स पर यह नियम लागू नहीं होंगे। अब जानते हैं सीआरपीसी की धारा 436A के बारे में, जो कि स्पेसिफिकली कहता है कि अपराधी को जेल में कितने समय तक जेल में बंद किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को अपराध में जेल में बंद किया गया है, यदि वह उस अपराध की कुल सजा की अवधि की आधी से ज्यादा सजा जेल में भुगत लेता है, तो उसे सामान्यतः जमानत पर छोड़ा जा सकता है। हालांकि इस महत्वपूर्ण प्रावधान की तरफ भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है, इसलिए जमानत के लिए यह प्रावधान भी एक अच्छा आधार है। अब जानते हैं गैर जमानती अपराध यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत के आधारों के बारे में सीआरपीसी के प्रोविजंस क्या कहते हैं। सेक्शन 437 यानी कि 437 सीआरपीसी स्पेसिफिकली यह कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति गैर जमानती अपराध किए जाने के कारण यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है, परंतु इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहली, उस अपराधी ने जो अपराध किया है उसकी सजा मृत्युदंड नहीं होनी चाहिए। दूसरी, वह अपराधी पूर्व में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि उसे पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा सजा नहीं दी जानी चाहिए। तीसरा, जो अपराध किया गया है उस अपराध की सजा आजीवन कारावास की नहीं होनी चाहिए। चौथा, या फिर अपराध करने वाली महिला होनी चाहिए या कोई बीमार व्यक्ति होना चाहिए। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि अगर निचली अदालत से जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज हो जाता है तो आगे जमानत कैसे लगाएं। सीआरपीसी के सेक्शन 439 स्पेसिफिकली कहता है कि जब भी किसी गैर जमानती अपराध में यदि निचली अदालत से जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 439 सीआरपीसी के अंतर्गत आप उस आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दे सकते हैं, यानी कि आगे अपना जमानत का प्रार्थना पत्र दायर कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में भी अगर वह प्रार्थना पत्र खारिज होता है तो धारा 439 के अंतर्गत ही आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अब जानते हैं 437A के बारे में।
सेक्शन 437A स्पेसिफिकली कहता है कि जब कोर्ट किसी आरोपी को दोषमुक्त घोषित कर देता है या उसे बरी कर देता है, तो ऐसे दोषमुक्त अपराधी से इस बात की जमानत ली जाती है कि यदि उसकी आवश्यकता आगे पड़ी तो उसे कोर्ट में आना पड़ेगा। ऐसी जमानत का अस्तित्व यानी कि प्रभाव सिर्फ 6 महीने तक ही रहता है। अब जानते हैं सेक्शन 438 सीआरपीसी के बारे में, यानी कि अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह पहले सेशन कोर्ट में जमानत का प्रार्थना पत्र लगा सकता है, जिसे कि अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र कहते हैं, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कहते हैं। और यदि सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है तो वह इसके बाद में हाई कोर्ट में भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर कर सकता है, और हाईकोर्ट से भी न मिलने के बाद में वह सुप्रीम कोर्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यानी कि अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र लगा सकता है। धारा 442 सीआरपीसी, कोई भी जमानती जिसने कि किसी अपराध करने वाले व्यक्ति की जमानत दी है, यदि वह अपनी जमानत वापस लेना चाहता है किसी भी कारण से या उस जमानत को रद्द करवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है और यह स्पेसिफिकली अपने प्रार्थना पत्र में कह सकता है कि उसने जिस आरोपी के लिए जमानत दी है वह उस जमानत को वापस लेना चाहता है, उसके सभी जमानत मुचलके जो हैं वे उसे वापस कर दिए जाएं। ऐसी स्थिति में आरोपी व्यक्ति को यानी कि अपराधी को नया जमानती प्रस्तुत करने के आदेश न्यायालय के द्वारा दिए जाएंगे, और वह अपराधी यदि नया जमानती प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे वापस जेल भी जाना पड़ सकता है, यानी कि उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई आरोपी अपनी रिहाई के लिए कोई जमानती प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वह जमानत की राशि नगद कोर्ट में जमा कराने के लिए या बैंक एफडी या वचन पत्र जमा कराने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है, और कोर्ट इस पर उसे जमानत पर छोड़े जाने के आदेश भी प्रदान कर सकती है। अब जानते हैं सेक्शन 446 एंड 446A के बारे में, जो कि स्पेसिफिकली कहता है कि यदि जमानत दे दी गई है तो उस जमानत को जब्त किन आधारों पर किया जा सकता है, यानी कि उस जमानत को फोरफिट कैसे किया जा सकेगा। यदि आरोपी कोर्ट में जमानत के बाद में समय पर या तारीखों पर उपस्थित नहीं होता है, तो जमानत की शर्तों का या फिर जमानत की शर्तों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसकी जमानत को जब्त कर सकता है, उसकी जमानत को रद्द करने के आदेश दे सकता है। इसके अलावा सेक्शन 440 सीआरपीसी कहता है जमानत की रकम को घटाए जाने के बारे में। यदि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जमानत की रकम बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 440 के अंतर्गत उस जमानत की रकम को घटाया भी जा सकता है। अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध में लिए जाने वाले सामान्य महत्वपूर्ण आधारों के बारे में। यहां मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जब भी आप किसी गैर जमानती मामले में या जमानती मामले में आप बेल लगाते हैं, अपनी जमानत का प्रार्थना पत्र लगाते हैं, तो उस बेल को लगाने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। कौन सी कोर्ट या जज साहब उस गैर जमानती अपराध में यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ले रही है, आपको बेल दे रही है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि एक ही अपराध में एक कोर्ट बेल खारिज कर देती है और दूसरी कोर्ट उसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल को ग्रांट कर देती है। इसलिए कोर्ट और जज को जरूर देखें कि ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में कौन से जज साहब बेल दे रहे हैं, तो आप उसी कोर्ट में बेल का आवेदन पत्र दाखिल करें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है चार्जशीट का। कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिनमें कि कुछ कोर्ट बेल देने से पहले चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं यह जरूर देखती है। इसलिए जब भी किसी गैर जमानती मामले में आप बेल एप्लीकेशन लगाएं तो यह अवश्य पता कर लें कि संबंधित कोर्ट चार्जशीट पेश हुए बगैर ही बेल दे रही है या चार्जशीट पेश होने के बाद में बेल दे रही है। अगर चार्जशीट पेश होने के बाद में बेल दी जा रही है तो थोड़ा इंतजार करें और चार्जशीट पेश होने का इंतजार जरूर करें, और चार्जशीट पेश होने के बाद में ही अपना जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल करें, दायर करें, या फिर किसी दूसरी कोर्ट में जमानत का प्रार्थना पत्र लगाएं यदि ऐसा हो सकता है, और यदि आपको ऐसा लगता है कि दूसरी कोर्ट बिना चार्जशीट के दाखिल हुए जमानत दे रही है तो, क्योंकि यह ऐसा कोर्ट का खुद का विवेक ही होता है, ऐसा कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पावर होता है कि वह चार्जशीट पेश हुए बगैर बेल ले या चार्जशीट पेश होने के बाद में बेल ले। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है धारा 437 सबसेक्शन 6 से संबंधित।
सीआरपीसी की धारा 437 सबसेक्शन 6 स्पेसिफिकली ये कहती है कि यदि आपका केस मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि निचली अदालत में पेंडिंग है या लंबित है और आप किसी गैर जमानती अपराध में बंद हैं और आपकी एविडेंस यानी कि बयान देने की स्टेज पर कोई भी साक्षी या गवाह 60 दिन तक साक्ष्य देने नहीं आता है, यानी कि यदि कोर्ट ने आपके केस में किसी गवाह को एविडेंस देने के लिए बुलाया है और उस तारीख से 60 दिन तक वह गवाह कोई भी एविडेंस देने या गवाही देने नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट है वह सभी कारणों को नोट करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए आपको बेल दे सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है, इसके बारे में आमतौर पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है तथा इस सेक्शन के आधार पर भी जमानत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की असली वजह कोर्ट के सामने आप जरूर रखें और कोर्ट को यह विश्वास जरूर दिलाएं कि आपके विरुद्ध यह एफआईआर झूठी दर्ज कराई गई है, आपको झूठा फंसाया गया है या आपके प्रति द्वेषवश या दुश्मनी से यह एफआईआर लिखाई गई है। सही तथ्यों एवं परिस्थितियों को यदि आप कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट को विश्वास दिलाएंगे तो आपको जमानत जरूर मिल सकती है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, मारपीट जैसे मामलों में यदि आपके भी चोटें आई हैं और आपने भी क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है, आपने भी अपनी तरफ से विपक्षी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तो ऐसी स्थिति में इन सभी बातों को कोर्ट में मजबूती से रखें। आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में रखें। यदि पुलिस ने आपका मेडिकल नहीं करवाया है तो आप अपना मेडिकल किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं और उसे भी कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं तथा इन सभी तथ्यों के बारे में, जैसे कि क्रॉस एफआईआर के बारे में और अपनी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में आप कोर्ट को जरूर बताएं। इस आधार पर भी आपको बेल मिल सकती है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि आपके पास मामले से जुड़ी कोई भी फोन रिकॉर्डिंग या फिर सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग है तो उसे भी आप अपनी बेल के प्रार्थना पत्र के साथ में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा यह भी जमानत का एक अच्छा आधार हो सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, बलात्कार जैसे मामलों में यदि विक्टिम यानी कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में यदि कोई भी चोट नहीं है या फिर किसी भी जबरदस्ती के कोई साइन मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप इसे अपनी बेल का एक अच्छा आधार बना सकते हैं, क्योंकि बलात्कार जबरदस्ती किया जाने वाला एक घिनौना कृत्य है और कभी कभी आपको ऐसे मामले में भी झूठा फंसा दिया जाता है। और यदि एफआईआर के तथ्यों के अनुसार यदि जबरन गलत काम करने के आरोप हैं तो मेडिकल रिपोर्ट में जरूर चोटों का उल्लेख मिलेगा और यदि गलत काम करने के आरोप होने के साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी तरीके के जबरदस्ती के या फिर चोटों का उल्लेख नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको बेल बड़ी आसानी से मिल सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि पुलिस अपराध की धारा या सेक्शन के अनुसार चार्जशीट यानी कि चालान को निर्धारित समय में पेश नहीं करती है तो आप डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन प्राप्त करने के भी अधिकारी होंगे। यानी कि किसी भी अपराध में पुलिस को अपराध की धारा के अनुसार 60 दिन या 90 दिन के अंतर्गत चार्जशीट या चालान पेश करना होता है, अनुसंधान का नतीजा पेश करना होता है। और यदि पुलिस इन 60 दिनों में या 90 दिनों में आपके विरुद्ध चार्जशीट पेश नहीं करती है तो आप ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बेल प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड से संबंधित। यदि आपका कोई भी पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपका यह पहला ऑफेंस मानते हुए आपको बेल दे सकती है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि आपसे कोई बरामदगी या रिकवरी शेष नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको जमानत दे सकती है। देखिए, यदि मामले में आपसे कोई भी बरामदगी या रिकवरी हो गई है या फिर कोई बरामदगी आपसे पुलिस अनुसंधान के दौरान हुई ही नहीं है तो दोनों ही स्थिति में आपको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं होगा और आप यह तथ्य अपने जमानत प्रार्थना पत्र के समय मजबूती से रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको जमानत दे भी सकती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि आप महिला हैं या कम उम्र के बालक हैं या आपकी शारीरिक या मानसिक अवस्था सही नहीं है तो ऐसी स्थितियों का, इन सभी तथ्यों का, परिस्थितियों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद में कोर्ट आपको जमानत दे सकती है। इसके अलावा यदि किसी बिंदु पर सरकारी वकील या पीड़ित पक्ष का वकील आपकी साक्ष्य को पूर्ण नहीं मानता है तथा यह कहता है कि इससे आपकी जमानत का कोई भी पॉइंट प्रूव नहीं हो पाता है तो
कोर्ट को इस आधार पर वह बेल देने से भी रोकता है। तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट के सामने यह फैक्ट रख सकते हैं कि इस पूरे केस की ट्रायल लंबी चलेगी और आगे ट्रायल में आप उस बिंदु को, जिसे कि आपने अपनी जमानत के प्रार्थना पत्र के समय रखा है, आप उसे आगे ट्रायल में प्रूव कर सकते हैं, गवाहों के बयानों के दौरान या फिर अन्य साक्ष्यों के दौरान। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको बेल दे सकती है। इसके अलावा गैर जमानती मामलों में कोर्ट अपने विवेक के आधार पर आपको जमानत देती है। जमानत के बाद में आपको जमानत की सभी शर्तों का पालन करना बहुत जरूरी है, यह आपका कर्तव्य है, अन्यथा आपकी बेल रिजेक्ट भी की जा सकती है किसी भी समय। तो यह थे महत्वपूर्ण आधार जो कि आप जमानत के समय ले सकते हैं तथा अपने जमानत के प्रार्थना पत्र के समय कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें तथा साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे, क्योंकि जानकारी संबंधित है किसी भी अपराध में गिरफ्तार होने के बाद में उससे जुड़े महत्वपूर्ण जमानत से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में, जमानत से जुड़े महत्वपूर्ण आधारों के बारे में। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।